सुकून मिलता है मुस्कुराने से, महफिल में रौनक आती है दोस्तों के आने से। देवियों और सज्जनों, विभिन्न माध्यमों से भाषा कौशल शिक्षण, आभासी शिक्षण और मूल्य विषय पर आयोजित एक दिवसीय हिंदी वेबिनार में मैं डॉक्टर पी.के. जयलक्ष्मी, हिंदी विभागाध्यक्षा, संत जोसेफ महिला महाविद्यालय स्वायत्त शासी, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश, आप सबका सप्रेम स्वागत करती हूँ। संत जोसेफ महिला महाविद्यालय विगत 62 वर्षों से हमारे उत्तरांध्र में महिलाओं को साक्षर, सशक्त और सभी तरह से सक्षम बनाने की दिशा में अग्रसर है, जो इस क्षेत्र का सर्वप्रथम महिला महाविद्यालय रहा। दोस्तों, कुछ खास लोग मिलते हैं जिंदगी में जिनसे कभी न बिछुड़ने का रिश्ता बन जाता है। उनमें से एक हैं हमारे महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर सिस्टर शाई जी, जो हमारी प्रेरणा स्रोत रही, जिनके कुशल निर्देशन में महाविद्यालय की प्रगति दिन दूनी और रात चौगुनी हो रही है। छात्राओं और अध्यापकों को सभी क्षेत्रों में कामयाब होने हेतु लगातार प्रेरित, अभिप्रेरित और उत्साहित करने वाली हमारी गतिशील प्राचार्य के प्रोत्साहन से आज वेबिनार संभव हो पाया। इसलिए मैं उनके प्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। खुशी की बात है, अभी तक हिंदी विभाग द्वारा 4 राष्ट्रीय और 2 अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों का सफल आयोजन हुआ। साथियों, हमारी महफिल में खास लोग प्यार से अपने आप आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ स्वागत में फूल नहीं पलकें बिछाए जाते हैं। अपनी गरिमामय उपस्थिति से इस वेबिनार की शोभा को बढ़ाने हेतु, द्विगुणित करने हेतु आए आज के मुख्य वक्ता महान साहित्यकार डॉक्टर प्रदीप कुमार जैन का परिचय देना मैं अपना सौभाग्य मानती हूँ। डॉक्टर प्रदीप कुमार जैन शिक्षाविद हैं। डॉक्टर प्रदीप जैन की शिक्षा दिल्ली में संपन्न हुई। दिल्ली विश्वविद्यालय से एमए हिंदी संस्कृत, एमफिल, पीएचडी करने के पश्चात इन्होंने विद्यालयी परिवेश को अपने कार्यक्षेत्र के रूप में चुना। हिंदी भाषा के प्रति रुझान और समर्पण होने के कारण ही ये भाषा शिक्षण प्रविधियों और परिवर्तनों के पक्षधर रहे। डॉक्टर जैन पब्लिक स्कूल में हिंदी शिक्षण की नवीन प्रविधियों को उकेरने हेतु संगोष्ठियों और कार्यशालाओं को पुनर्जीवन देने वाले माने जाते हैं। सन 2000 में संबोधन हिंदी शैक्षिक मंच की नींव डालने वाले डॉक्टर जैन देश विदेश में 800 से अधिक कार्यशालाओं का आयोजन कर चुके हैं। आपकी कविता संग्रह, यात्रा वृत्तांत, संस्कृत साहित्य दर्शन काव्यशास्त्र, शिक्षा और पाठ्य सहगामी क्रियाएं, हिंदी व्याकरण एवं अन्य विषयों पर 40 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हैं। आपको दिल्ली सरकार एवं अनेकानेक शैक्षिक संस्थाओं द्वारा शिक्षक रत्न, शिक्षक भूषण, राधा कृष्णन सम्मान एवं अन्य पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। SCERT, DAET आदि संस्थाओं से जुड़े डॉक्टर जैन NCERT की पाठ्यपुस्तक निर्माण समिति के सदस्य भी रहे हैं। वितान, मधुप और उत्कर्ष हिंदी पाठमाला के सहलेखक एवं संपादक डॉक्टर प्रदीप कुमार जैन व्याकरण में परिचय, पहचान, परिवर्तन, प्रयोग एवं अंतर के समर्थक एवं पोषक माने जाते हैं। द दून स्कूल देहरादून में अध्यापक रह चुके डॉक्टर जैन वर्तमान में भारत के सर्वोत्कृष्ट प्रथम स्थान प्राप्त मॉडर्न स्कूल 12 खंबा रोड में वरिष्ठतम हिंदी अध्यापक हैं और हिंदी भाषा के प्रचार एवं प्रसार के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। ऐसे महामहिम और विद्वान मणि हमारे यहाँ आज उपस्थित हैं। मैं आपसे विनम्र अनुरोध करती हूँ, अपने प्रभावी वक्तव्य से हमारे छात्र छात्राओं, शोधार्थियों, अध्यापकों, आचार्यों और अभिभावकों का सफल मार्गदर्शन करें।
मित्रों नमस्कार। आज इस वेबिनार के माध्यम से मैं आपके बीच में हूं और इसका श्रेय जाता है विशाखापट्टनम के एक महाविद्यालय को। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा संत जोसेफ महिला महाविद्यालय की प्रिंसिपल डॉक्टर सिस्टर शायजी पीडी को, जिन्होंने इस कार्यक्रम की अनुमति देकर मुझे आप तक पहुंचने दिया। अपनी बातों को आप तक पहुंचाने का अवसर उन्होंने मुझे दिया। हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर पीके जयलक्ष्मी, जो मेरी नामना है, मेरा नाम भी पीके जैन, वो भी पीके जयलक्ष्मी है। पिछले 1-2 सालों से उनसे मेरा परिचय रहा, मिलना कभी नहीं हुआ लेकिन टेलीफोन पे बातचीत होती रही। और आप इतनी जुझारू महिला हैं कि हिंदी के लिए जिस दक्षिण भारत को हम लोग कहते हैं, वहाँ वो अथक प्रयासों से हिंदी को आगे ले जाने के लिए तत्पर हैं। डॉक्टर पीके जयलक्ष्मी के अथक प्रयास ही थे कि इन्होंने इस वेबिनार का आयोजन किया और लगभग 15 दिन पहले उन्होंने मेरे से संपर्क साधा और कहा कि जैन साहब, डॉक्टर साहब, मैं ऐसा करना चाहती हूँ, मुझे आपका सहयोग चाहिए। और क्योंकि उनके महाविद्यालय में बीए के छात्र ज़्यादा हैं, पढ़ते हैं, और खुद इन्होंने, इनके बारे में एक जानकारी मैं आपको दूं, बुल्गारिया के अंदर पढ़ाया है, बुल्गारिया में ये रही हैं और वहाँ इन्होंने हिंदी प्रचार प्रसार का काम किया है। इनकी सहयोगी हैं डॉक्टर एस अदिति, जिन्होंने इस कार्यक्रम को बनाने में बड़ा सहयोग इनका किया। और दक्षिण भारत के अंदर इनका महाविद्यालय संत जोसेफ महाविद्यालय, जो स्वायत्त संस्था है, बहुत काम कर रहा है। यहाँ पर आप सब लोग जो मेरे से किसी न किसी रूप से परिचित हैं, जुड़े हुए हैं, देश के और विदेश के अलग अलग भागों से इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, इस वेबिनार को देख रहे हैं। दक्षिण भारत के बहुत से, हैदराबाद, बेंगलोर, कोच्चि, कालीकट, तिरुवनंतपुरम, जगह जगह से यहाँ पर हैं। मध्य प्रदेश से हैं, गुजरात से हैं, गोवा से हैं, पांडिचेरी से हैं, हमारे पूर्वोत्तर भारत से हैं, कलकत्ता से हैं, रांची से हैं, उसके अलावा अगरतला से हैं, और अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग राज्यों से अध्यापक गण मेरे सामने हैं। आप सब सुधी अध्यापक गण हैं और अलग अलग विद्यालयों में पढ़ा रहे हैं। आप में से कुछ प्रोफेसर्स यहाँ पर हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ वाइस प्रिंसिपल्स हैं, कोऑर्डिनेटर्स हैं, एचओडीज हैं, जो भारत भर में विद्यालय, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों के अंदर हिंदी के प्रचार प्रसार को देख रहे हैं। आप सबको मेरा प्रणाम और स्वागत। आज का हमारा विषय, जैसा कि आप सब परिचित ही हैं, 2-3 दिन से आप उस विषय को देख रहे हैं, अपने दिमागों में गुन रहे हैं, जान रहे हैं। हम लोग आजकल एक अजीब से दौर में गुजर रहे हैं पिछले 2-3 महीने से, और उसके आधार पर और उसकी वजह से अनेक विषयों का जन्म हुआ है, अगर मैं ये कहूं तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आज हम लोग बात करेंगे, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, मैंने 3 बिंदु लिखे हैं। भाषाई कौशल, लैंग्वेज स्किल्स। उसके बाद हमारा आता है आभासी शिक्षण, ऑनलाइन डिजिटल लर्निंग, जो आजकल हो रही है हर जगह, पूरे देश के, पूरे विदेश में। अगर हम ये मान के चलें तो 150-200 कंट्रीज के अंदर, देशों के अंदर ये काम हो रहा है। हमारा देश पहला नहीं है, लेकिन हम सब ने एक अच्छी बात है, वो हमने सबने एक साथ मिलकर के इस काम को शुरू किया। ये एक अजीब सी बात भी है और अच्छी बात भी है। और तीसरा, कि ऐसे माहौल में जो जीवन मूल्य हैं, जो एथिक्स हैं, जो नैतिकता है, जो आदर्श हैं, उनका स्थान कहाँ है? क्या ऑनलाइन टीचिंग में, डिजिटल टीचिंग में, जिसको हम लोग आभासी शिक्षण कहते हैं, या कृत्रिम बौद्धिकता भी के माध्यम बने हैं वो, और किस प्रकार से ये दोनों चीजें आगे बढ़ रही हैं, हम इस चर्चा के अंदर उन चीजों को आप लोग सुनेंगे, अपने मन में गुनेंगे और फिर आप मेरे से प्रश्न भी करेंगे। तो ये हमारा विषय है, जो आज 3 भागों में विभाजित होगा। सबसे पहले मैं आता हूं भाषाई कौशलों पर, जिसे हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं लैंग्वेज स्किल्स। एक बात ध्यान दें, ये सारी चीजें, ये तीनों बिंदु आपस में जुड़े हुए भी हैं और अलग भी हैं, और इनकी आवश्यकता हमको क्यों पड़े, हम क्यों इनकी आज चर्चा कर रहे हैं ऐसे माहौल में, जब कोरोना एक ऐसी बीमारी, चारों तरफ कोविड फैला हुआ है, जान का लाले पड़े हैं सबके, पूरा देश, पूरा विश्व एक तरीके से बंद पड़ा है, फिर भी हम अपने कार्यों को कर रहे हैं। तो इन तीनों बिंदुओं का तालमेल क्या रहेगा, आपस में ये किस प्रकार मिलते भी हैं और अलग भी हैं,
और क्या डिजिटल लर्निंग के माध्यम से, ऑनलाइन आभासी शिक्षण के माध्यम से क्या ये कहीं मिल भी रहे हैं, या जबरदस्ती हम इनको मिलाने की कोशिश कर रहे हैं? मित्रों, सबसे पहले भाषाई कौशल। हम ये जानते हैं, जब हम लोग बीएड करते हैं, बीए में पढ़ते हैं, बीए के बच्चे बहुत सारे यहाँ पर बैठे हुए हैं जो मुझे सुन रहे हैं, बीए, एमए, एमफिल, पीएचडी के बहुत से छात्र जो मुझे बताया गया मुझे सुन रहे हैं। विदेशी विद्यालयों के अंदर भी मुझे सुना, विश्वविद्यालयों में भी ये लेक्चर सुना जा रहा है। हमें 4 कौशल बताए जाते हैं कि 4 चीजें हमें छात्र में विकसित करनी होती हैं। बोलिए क्या? आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। सुनना, बच्चा सुनता है, बोलता है, लिखता है, पढ़ता है। ये 4 हमारे कौशल हैं। लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग एंड रीडिंग। ये 4 स्किल्स जिनके बारे में हम अच्छी तरीके से जानते हैं, या मैं बहुत ज्यादा चर्चा उनकी नहीं करूंगा। अब अपने दिमाग में आप दौड़ाते रहिएगा, मैं आप ही से कह रहा हूं जो आप मुझे सुन रहे हैं, कि क्या डिजिटल के अंदर सुनना हो रहा है, पढ़ना हो रहा है, लिखना हो रहा है, बोलना हो रहा है या नहीं? इसकी चर्चा हम लोग इस कार्यक्रम के द्वितीय भाग में करेंगे। 4 स्किल्स, लेकिन ये चारों स्किल्स बिना चिंतन के नहीं हो सकती। थिंकिंग, अगर हमारे पास थिंकिंग नहीं है, हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा है, मन, दिल, दिमाग, मैं इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा, आप अच्छी तरह जानते हैं कि थिंकिंग, चिंतन किसे कहा गया है, और हमारे शास्त्रों में इसके बारे में चिंतन भी किया गया है, विचार किया गया है, और मुख्य केंद्र बिंदु हमारे पूरे शास्त्रों का ये चिंतन रहा है। ये 5वां हमारा कौशल है। अगला कौशल जिसके बारे में मैं चर्चा आपसे करना चाहूंगा, और जिसका इस आभासी शिक्षण से बहुत महत्व है, जिसको मैं बाद में जाके जोड़ूंगा, वो है ढूंढना। ढूंढना मीन्स सर्चिंग। हम ज्ञान को सर्च भी करते हैं। जिस दौरान हमने पीएचडी की, एमफिल किया, तो हम लोग लाइब्रेरीज में जाया करते थे। आपको भी याद होगा, बहुत सारे यहाँ पर पीएचडी छात्र बैठे हैं। आपको ये जान के हैरानी होगी, हमें एक किताब के लिए लाइब्रेरीज में, पुस्तकालयों में, एक व्यक्तिगत लाइब्रेरी में कलकत्ता तक गया अपने गुरुजी की लाइब्रेरी में, क्योंकि वहां पर वो किताब थी और किताबें थी, देखने के लिए। हमें नॉलेज को, ज्ञान को ढूंढना भी पड़ता है। आजकल हम किन माध्यमों से ज्ञान को ढूंढ रहे हैं, ये हमको देखना पड़ेगा। ये छठी हमारी स्किल है। 7वीं है हमारी प्रेजेंटेशन, कि हम लोग अपने आप को प्रस्तुत कैसे करते हैं। आज का समय कैसा है, आप हर जगह देखते हैं, हम लोग टीवी में भी सुनते हैं, कार्यक्रम भी देखते हैं, टेलीविजन के अंदर हम लोग और पिक्चर्स के अंदर देखते हैं कि मुझे प्रेजेंटेशन देनी है। ये वो वाला प्रेजेंटेशन, आप अपने को कैसे प्रेजेंट करते हैं, आप अपने को ये बहुत बड़ा कौशल है कि आप अपने आप को किसी और के सामने किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं, कि वो आपसे प्रभावित हो पा रहा है या नहीं, आप उसे अपने तर्कों से प्रभावित कर पा रहे हैं या नहीं, आप अपनी बात उसको समझा पा रहे हैं। तो ये एक प्रेजेंटेशन स्किल, एक प्रस्तुतिकरण का एक बहुत बड़ा एक कौशल है, जो हमें अपने आप में तलाशना पड़ेगा। अगला हमारा जो कौशल आता है वो है अवलोकन, देखना। जैसे आप मुझे देख रहे हैं, आप इसे कई लोग सोच रहे होंगे जो इन चीजों को जानते होंगे कि क्या नया बोल रहा है, इसने तो कुछ भी नया नहीं बोला, ये कैसे बोल रहा है, ये स्टाइल देखिए इसका बोलने। ये आपका अवलोकन, आपका दर्शन है मेरे बारे में। आप मुझे जाने ना जाने, हम लोग आभासी बहुत दूर हैं, आप मेरा आभास मात्र कर रहे हैं, आप एक स्क्रीन के माध्यम से मुझे देख रहे हैं, लेकिन आप बहुत कुछ अवलोकन कर रहे हैं। आपका मन बहुत कुछ देख रहा है, जान रहा है मेरे इस वक्तव्य को सुन करके। अवलोकन करना, देखना कि हम किस चीज को कैसा देखते हैं, हम किसी पाठ को कैसा देखते हैं। जो बीए के बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं, बैचलर्स कर रहे हैं, जो मास्टर्स यहाँ पर कर रहे हैं, जो मेरे सामने बैठे हुए हैं, जो टीचर्स यहाँ पर बैठे हुए हैं, एक बड़ी साधारण सी चर्चा, हम व्याकरण के कुछ बिंदुओं को, जातिवाचक और व्यक्तिवाचक को कैसे देखते हैं, ये हमारा एक अपना दृष्टिकोण कभी कभी बन जाता है। हम वाच्य को कैसे देखते हैं, हम गोदान को कैसे देख रहे हैं, अगर प्रेमचंद का गोदान हम लोग पढ़ते हैं, या ईदगाह को हम किस दृष्टि से देख रहे हैं। ये मेरी दृष्टि अलग है, आपकी दृष्टि अलग है, लेकिन प्रस्तुतिकरण जो प्रेमचंद ने किया वो न जाने क्या सोच के किया होगा, हम नहीं जानते। ये कौशल है कि उस वस्तु को उसी रूप में समझना, उसके दाएं बाएं देखना, उसके समालोचना करना। अगर उसमें कुछ ऐसा बिंदु है जो आज कालक्रम के अनुसार हमारे समक्ष नहीं आ पा रहा है, या आज वो, अब जैसे ईदगाह कहानी के अंदर वो मेले में जाता है, वो हाट में जा रहा है लेने के लिए सामान को, लेकिन आज वो हमारे शहरों में नहीं है, आज उनका रूप मॉल ने ले लिया है। ये हमें सोचना पड़ेगा, अवलोकन, उस कहानी को हम लोग किस प्रकार देख रहे हैं। तो बच्चों,
जो आपको वाइजैग में पढ़ाया जा रहा है, जो आप पढ़ रहे हैं भोपाल में, जो यहाँ पर मेरे कुछ मित्र बैठे हुए हैं, गोवा के अंदर अगर बीना जी कुछ पढ़ रही हैं, बैठी हुई देख रही हैं, तो वो उस कहानी को, क्योंकि वो उनके वातावरण और परिप्रेक्ष्य से नहीं जुड़ती, इसलिए उसकी व्याख्या संभवतः कहीं अलग अलग हो जाए। तो ये हम लोगों को ये कौशल है कि उस कविता को हम लोग किस प्रकार देखें, हम रहीम और कबीर को किस प्रकार देखें, ये कौशल है, ये एक स्किल है जो हम लोगों को डेवलप करनी है और बच्चों को भी डेवलप करनी है। आप में से कई शोधार्थी यहां पर बैठे हुए हैं जो पीएचडी कर रहे हैं, जो एमफिल कर रहे हैं, जो आगे जो बीए के बच्चे जो एमए के अंदर जाएंगे। कोई भी चीज अगर आप अपने पाठ्यक्रम के अंदर पढ़ रहे हैं तो आपको यह जरूर देखना है कि उस समय का देश काल स्थितियां क्या थी। अगर कोई भक्तिकालीन रचना में पढ़ रहा हूं तो 400-500 साल पहले की है, तो उस समय की क्या रचना है, वो ये कौशल आप में विकसित होना, ये भाषा करती है। भाषा का सबसे बड़ा काम है हमारे कौशलों को विकसित करना। जैसे आजकल आभासी शिक्षण में क्या हो रहा है, आभासी शिक्षण में सुनने और बोलने का दो चीज, बोलना किसका, टीचर का, सुनना किसका, बच्चे का। और कभी कभी बच्चा भी बोल रहा है और हम भी उसको सुन रहे हैं, कनेक्शन टूट जाता है, मैं फिर उसको कहता हूं और पूरा ध्यान उसके सुनने पर लगाता हूं। तो सुनने का जो कौशल है वो इन दिनों बहुत विकसित हो रहा है बच्चों का। हम अलग अलग माध्यम से जा रहे हैं आभासी शिक्षण के बीच में, लेकिन जिस भी माध्यम से जाएं, बच्चे को हमें सुनना है और मुझे बच्चे को सुनना है। जब मैं मुझे कह रहा हूं तो इसके अंदर हम लोग सारे जितने भी शिक्षक यहाँ पर मेरे सामने बैठे हुए हैं वो सब इसके अंदर किसी ना किसी रूप में शामिल है। तो ये कौशलों का विकास सबसे बड़ा विकास है जो भाषा किसी ना किसी रूप में करती है। और हमें ये देखना है कि क्या इन सभी कौशलों का विकास हम लोग इस आभासी या ऑनलाइन या डिजिटल माध्यम से कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, ये चीज हमको देखनी पड़ेगी। अब मैं पुनश्च एक बार भाषाई कौशलों पर आकर के आपको ये बताना चाहूंगा और बिल्कुल दिमाग में इन चीजों को बैठा लीजिए कि जब भी कोई चीज आप पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं, क्योंकि मेरे सामने बच्चे भी बैठे हैं जो मुझे सुन रहे हैं, जो जिनका स्तर स्नातकोत्तर है, और अध्यापक भी हैं जो पढ़ा रहे हैं, और इनमें से कई लोग अध्यापक बनेंगे। तो जब भी आप कोई चीज किसी भी माध्यम से बच्चों को पढ़ा रहे हों तो एक बार अपने दिमाग में, जब हम लोग उसकी पाठ्य योजना बनाते हैं, आपको याद होगा प्रस्तावना लिखते हैं इत्यादि इत्यादि, और नीचे अलग चीजें हम लोग बोध प्रश्न, विशिष्ट प्रश्न, काठिन्य निवारण, व्याकरण, दुनिया भर की चीजें लिखते हैं। लेकिन एक चीज हम लोग भूल जाते हैं कि हम इस पाठ को, मान लीजिए मैं तुलसीदास को पढ़ा रहा हूं, मैं कबीर या रहीम का कोई दोहा पढ़ा रहा हूं, तो मुझे ये देखना है, ये सोचना है कि आज 2020, 2021 या 2022 में वो दोहा मैं क्यों पढ़ा रहा हूं, उसकी प्रासंगिकता क्या है। और जैसे ही आपका ये प्रश्न आपके दिमाग में कुल बुलाएगा, उसकी नई व्याख्याएं निकल के आपके सामने आएंगी। आप उस परंपरा से हटोगे नहीं, आप उस परंपरा में लगे रहोगे। जैसे ही आप सोचोगे कि जब मैं दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई, ये कब का लिखा हुआ दोहा है, आज मैं इसको क्यों पढ़ा रहा हूं या क्यों पढ़ाऊं। जैसे ही आप ये सोचोगे, टीचर्स मैं आपसे भी कह रहा हूं, वर्षा जी आप मेरे सामने बैठी हुई हैं, मुझे सुन रही हैं, संगीता, सुनीता जी आप भी मेरे सामने बैठी हुई बहुत अच्छी तरह, विजय लक्ष्मी जी आप मेरे सामने बैठी हैं जो जयपुर से हैं, बहुत अच्छी कविताएं लिखती हैं। लेकिन जब आप लिखती हैं, जब आप बोलती हैं, रंजन जी रायपुर के अंदर आप मुझे बहुत अच्छी तरीके से सुन रहे हैं, आप पढ़ा रहे हैं, डॉक्टर शुक्ला आप पोलैंड के अंदर बैठे हुए हैं बहुत अच्छी तरीके से, आप डॉक्टर भंबारी जो ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में इस समय मुझे सुन रहे हैं। आप लोगों को ये बार बार आप मेरे से जो प्रश्न करते हैं, सर ये चीज ऐसे क्यों, मैं ये कहता हूं आपके दिमाग में वो चीज क्यों नहीं है कि मैं ये चीज बच्चों को क्यों पढ़ा रहा हूं या मैं इसको क्यों पढ़ूं। जब मैं ये चीज अपने दिमाग में लाने में सफल हो पाऊंगा तो मुझे लगता है हम उस रचना से भी न्याय करेंगे और हम अपने से भी न्याय करेंगे, कोई नई चीज। और ये कब होगा, जब वो कौशल, पढ़ने का कौशल, पढ़ने को मुझे चिंतन से जोड़ना पड़ेगा, चिंतन से मुझे ढूंढने को जोड़ना पड़ेगा, भूलिए मत। और ढूंढना, अवलोकन करना सबसे बड़ी चीज, हम किसको कैसे देखते हैं। दो लोग जब आपस में मिलते हैं, हेलो हाय करते हैं, पहली बार मिलने वाले लोग होते हैं, तो एक दूसरे को भांप रहे होते हैं, ये कितने पानी में, ये कितने पानी में, वो अवलोकन। और पहले ही कुछ 5-10 मिनट के अंदर हम किसी के बारे में अपनी धारणा बना लेते हैं। तो यहां मैं आप लोगों से कहूंगा, एक शिक्षक वर्ग मेरे से पूरा जुड़ा हुआ है जो मुझे यहां पर सुन रहा है, धारणा मत बनाइए।
हम किसी और की रचना को पढ़ा रहे हैं। हम उसको करते क्या है, अपने विचारों को उसके ऊपर थोप देते हैं। और बच्चे के पास जो 50-40 बच्चे हमारे सामने बैठे हैं, वो उन तक हमारी बात पहुंच जाती है। सही या गलत, इसका निर्णय हम स्वयं ये करते हैं कि जो मैं कह रहा हूं वो ठीक है, लेकिन नहीं, बच्चे का दिमाग भी। और आप सोचते होंगे, प्रोफेसर साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं, प्रोफेसर गुप्ता मुझे बहुत अच्छी तरह सुन रहे हैं, प्रवीण जी मुझे बहुत अच्छी तरह सुन रहे हैं, जो उड़ीसा से हैं, बहुत अच्छी तरह आपने मेरे से चर्चा कल की थी, वही बिंदु मैं आज भी स्पष्ट यहाँ पर कर रहा हूं कि हम अपने 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 विचारों से लादकर बच्चे को कक्षा से बाहर भेजते हैं। अब यहाँ पर जो शोधार्थी बैठे हुए हैं, जो बीए एमए के छात्र यहाँ पर बैठे हुए मुझे सुन रहे हैं, वाइजैक के, खासतौर से इस कॉलेज के, आप सोचिए एक टीचर आपको पढ़ा रही है, मैं अगर नाम भी यहां पर लूं, डॉक्टर पीके लक्ष्मी आपको अच्छी तरह पढ़ा रही हैं, तो उनकी अपनी धारणा भी एक है। अब आपको क्या करना है, उनके भी कौशल विकसित हैं, उनका वो भी उस रचना से परिचित हैं, अच्छे से अच्छा वो आपको पढ़ाने और देने की कोशिश कर रही हैं, आपको वो लेना है। लेकिन अपने दिमाग में जो आपके कौशल हैं, आपने उनको सुना, आपने बोला क्या, कुछ उनसे पूछा, आपने परीक्षा में लिखा क्या, जो आपने उनसे सुना भी, आपके मन में डर आया, मैम ने ये कहा था, मैम चेक करेंगी पत्नी वो क्या सोचें, आप अपना लिखते लिखते रुक गई उसके अंदर। ढूंढा, कहां ढूंढा, आपने अपने दिमाग में ढूंढा, अपने अनुभवों में ढूंढा, अपने वातावरण के अंदर उस प्रश्न के उत्तर को ढूंढा। हम ढूंढते हैं, ढूंढने का मतलब ये नहीं कि लाइब्रेरी में जाके हम कोई किताब ढूंढे, ढूंढने का मतलब ये भी होता है कि हम अपना जो हमारा एक वातावरण है, अपना जो हमारा एक सर्कल है, उसके अंदर हम उन विचारों को, उस तथ्य को खोजने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आपके अनुभव उससे जुड़ जाते हैं। जो डॉक्टर पीके लक्ष्मी जी के नहीं है, वो आपके अनुभव हैं, वो उनके नहीं है, और उनके अनुभव आपके नहीं है। तो ये दोनों चीज हमको देखनी पड़ेगी। जब हम आपको कोई प्रश्न देते हैं, समालोचना कीजिए, व्याख्या कीजिए, अपने विचार लिखिए, तो उस समय आपको टीचर के विचारों को छोड़ देना है। मैं छोड़ना शब्द मोटे मोटे अर्थों में इस्तेमाल कर रहा हूं, वो तो छोड़ पाएंगे नहीं क्योंकि दिमाग में वो आपके है। वहां पर आपको अपनी धारणा भी लिखनी है, और वो कब होगा, जब आपके भाषाई कौशल विकसित होंगे। ये कभी मत भूलिएगा। अगर वो विकसित, दिमाग आपका खुल गया है, चीजें आ रही हैं, आप आने दे रहे हैं, आप अड़ नहीं रहे हैं किसी भी चीज के, इसका मतलब ये कि आपके भाषाई कौशल विकसित हो चुके हैं। ये आपको दिमाग में बिठाना पड़ेगा, पढ़ते हुए, लिखते हुए, किसी को सुनते हुए, किसी को देखते हुए। कोई लोग हमारे प्रधानमंत्री को देखते हैं, प्रशंसा करने वाले भी हैं, आलोचना करने वाले भी हैं। अवलोकन कि वो उसको कैसे देख रहे हैं। तो अवलोकन एक बहुत, प्रेजेंटेशन, प्रस्तुतिकरण, जिस पर मैं बहुत लगभग 2-3 मिनट में और लूंगा, और ध्यान से सुने आप इस चीज को, फिर मैं आभासी शिक्षण पर जाऊंगा। प्रस्तुतिकरण आज के युग में, जब मैं आज का युग कहता हूं तो ये 90 के बाद का 80 के बाद का युग है। ये बहुत शुरू से आवश्यक रहा, लेकिन इसकी कीमत और ज्यादा बढ़ गई, इसकी वैल्यू, इसका मूल्य और ज्यादा बढ़ गया जब हमारे पास ये कंपनीज आई, ग्लोबलाइजेशन हुआ, वैश्वीकरण हुआ, और हमें अपने आप को प्रस्तुत भी करना एक मजबूरी भी बनी और आवश्यक भी हुआ। तो ऐसी स्थिति में प्रस्तुतिकरण के अनेक रूप हैं। कुछ लोग लिख अच्छा पाते हैं। अब जैसे व्हाट्सएप ग्रुप पे आप सब लोग मेरे साथ हैं, आज शायद 2000 से ऊपर लोग मुझे आप यहाँ पर सुन रहे हैं। प्रस्तुतिकरण, जब मैं उनसे कहता हूँ एक्टिव रहिए, आप अपने विचार जरूर दीजिए, आप अलग से मुझे मैसेज कर देते हैं, नहीं सर कोई बात नहीं, हम आपको अलग से करेंगे सर, हम लोग ग्रुप में नहीं कर सकते। प्रस्तुतिकरण यानी प्रस्तुतिकरण करते हुए कहीं ना कहीं हिचक है आपको, आप नहीं कर पा रहे हैं, उसमें आपको खुलना पड़ेगा। बोलना, जैसे मैं आपके सामने आज का ये विचार प्रस्तुत कर रहा हूं, तो एक प्रस्तुतिकरण है, मैं प्रस्तुत कर रहा हूं अपने विचारों को, एक माध्यम है बोलने का जो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। आप मुझे सुन रहे हैं, आज पूरा विश्व मुझे सुन रहा है आपके माध्यम से। कितने लोग यहां पर सामने बैठे हुए हैं, अमेरिका में मेरे मित्र मुझे सुन रहे हैं, यूके के अंदर मेरे मित्र मुझे सुन रहे हैं। ये सारी प्रस्तुतिकरण करना यदि हमें आज की तारीख में नहीं आता तो हम लोग बहुत पीछे रह जाएंगे। इस प्रस्तुतिकरण को अब मैं आभासी शिक्षण पर, जो हमारा दूसरा बिंदु है, ये आभासी शिक्षण है क्या, ये डिजिटल लर्निंग क्या है, और इसकी आवश्यकता हमको पड़ी क्यों। अचानक अभी 100 दिन भी नहीं हुए इसकी आवश्यकता पड़े हमको। हम इसका गाहे बगाहे प्रयोग करते थे, विद्यालयों में बच्चों को मोबाइल लाना, उसको हम लोग ले लिया करते थे, देते नहीं थे। सीबीएसई ने भी अपने रूल्स रेगुलेशन इस बारे में निकाले, विभिन्न बोर्ड्स ने कहा बच्चा ये नहीं लाना चाहिए। लेकिन आज वही मोबाइल
वही लैपटॉप, वही कंप्यूटर हमारे शिक्षण का माध्यम बन रहा है। वो जो ट्रेडिशन हमारी टीचिंग थी वो रातों रात चेंज हो गई। जो हमारे ट्रेडिशनल, जो हम परंपरागत टीचिंग कर रहे थे, वो हमने रातों रात उस टीचिंग को हम लोगों ने बदल डाला। और वो लोग जो कभी इसके पास नहीं जाते थे, हम अक्सर हिंदी संस्कृत वाले, बुरा मत मानिएगा मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, हम कहते थे नहीं सर हम तो ऐसे ही पढ़ाएंगे इन चीज। और मैं बार बार, आपको याद है जो लोग मेरी वर्कशॉप में आए हुए हैं, यहाँ पर इंदौर से अलका जैन भी बैठी हुई हैं, योगिनी दंडवते भी यहाँ पर बैठी हुई हैं जो सुन रही हैं मेरे इस लेक्चर को। दिल्ली से मेरे बहुत सारे मित्र यहाँ पर बैठे हुए हैं, संगीता जी यहाँ पर बैठी हुई हैं। अब हमेशा मेरे से ये कहती थी कि सर जो ट्रेडिशन में मजा है वो डिजिटल के अंदर नहीं है। लेकिन आज ये मजबूरी ही हमारे लिए अवसर भी बना है। ये सबसे बड़ी चीज है। डिजिटल का माध्यम क्या है? डिजिटल क्या ये मजबूरी है? इन दिनों तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ, हमारी ये मजबूरी है, क्योंकि विद्यालयों को बच्चों को छोड़ना नहीं है, बच्चों को पढ़ाना भी है। स्कूल हम जा नहीं सकते, भीड़ इकट्ठा कर नहीं सकते, तो माध्यम हमारे सामने क्या है? वो माध्यम है हमारे सामने आभासी। आभास का मतलब होता है कि बच्चा आभास कर रहा है। अब माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में हम लोग जाकर के अपना शिक्षण कार्य कर रहे हैं, तो वहां पर अपने हम वीडियो को भी ऑफ कर देते हैं, ऑडियो बच्चा सुन रहा है, चाहे मैं लेट के पढ़ा रहा हूं, चाहे मैं बच्चा आभास कर रहा है कि टीचर मेरे सामने है और वो बैठा हुआ है और वो उसको पढ़ रहा है। इसके अपने फायदे भी हैं और अपने नुकसान भी हैं। एक बात मैं आप लोगों से स्पष्ट कर दूं कि ट्रेडिशनल टीचिंग को ये कंप्यूटर, ये अभ्यासी शिक्षण रिप्लेस नहीं कर सकता। जो कक्षा में एक छात्र और गुरु का संवाद है, जो बातचीत है, जो स्नेह संबंध है, वो ये आभासी नहीं ले सकता। रीजन, आप मुझसे यही पूछ रहे सर ऐसा क्यों? इसका बच्चा अनौपचारिक रूप से अपने घर पे बैठा हुआ है, मैं यानी कि अध्यापक अनौपचारिक रूप से अपने घर में बैठा हुआ है, हम दोनों अपने घर में बैठे हुए हैं। और जो माता पिता हैं, कुछ माता पिता ऐसे हैं कमरा बंद करके चले जाते हैं, बच्चा बैठा हुआ है और पढ़ रहा है। कुछ माता पिता ऐसे हैं जो हेलीकॉप्टर की तरह उनके आसपास इर्द गिर्द टीचर क्या करा रहे हैं, टीचर कैसे करा रहे हैं, वो उनके आगे पीछे घूमते रहते हैं। टीचर कुछ पूछता है कि वो कक्षा का, क्योंकि उसका अनुभव है, लेकिन बच्चा एकदम मम्मी को देखेगा, पापा को देखेगा, पापा लिख करके आंसर देंगे उसको और वो आपको बता देगा। ये उसका नुकसान है कि अगर हम बच्चे को जांचना चाह रहे हैं, हम बोध प्रश्न बच्चे से पूछ रहे हैं, तो वो न जाने कहां से वो उत्तर अगर अपने पास से दे रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारे पास कोई ऐसा तरीका नहीं है कि हम इसको माप लें कि वो हमें ये उत्तर कहां से दे रहा है, कैसे दे रहा है, ये हम लोग नहीं माप पाते। और यहां सबसे बड़ी चीज ये आएगी कि हम लोग तैयार रहें इन चेंजेस के लिए, इन परिवर्तनों के लिए। अचानक पूरा विश्व इस आभासी शिक्षण की वजह से डिजिटलाइज हो गया है और ये एक मजबूरी के साथ एक अवसर भी बना है, जो अब हमारे सिस्टम का हिस्सा बन चुका है और अब ये जाने वाला नहीं है। इससे बहुत कुछ परिवर्तन आएगा। हम आने वाले समय में देखेंगे ट्रेडिशनल टीचिंग तो एकदम उछाल मारा है, एकदम चेंज हुई है रातों रात। मान लीजिए 19 तारीख को, 18 तारीख को हमारा कोरोना की वजह से बंद घोषित हुआ, 20 तारीख को बंद हुआ, 21-22 से इसकी तैयारियां शुरू हो चुकी थी, बल्कि इसकी तैयारियां बहुत पहले से शुरू हो चुकी थी। मैं अपने अगर जहां पर मैं पढ़ा रहा हूं वहां पर बहुत पहले हमारी होली 10 तारीख की थी, उससे पहले हम लोग इसकी तैयारियां शुरू कर चुके थे। दिमाग में कहीं ना कहीं ये चीज थी। बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जो इन तैयारियों को कर चुके थे। हमें इनके लिए मित्रों तैयार रहना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है, मैं भी आइसोलेशन में पढ़ा रहा हूं, बच्चा भी एक बिल्कुल अलग रह करके पढ़ रहा है। अब स्थितियां बिल्कुल फर्क है। अब शायद अटेंडेंस का इतना महत्व नहीं है। हम देखते हैं हमारी क्लास में 45 बच्चे होते हैं तो 30 या 35 बच्चे ही सक्रिय रह पाते हैं, 15 नहीं आते। हमें पता लग जाता है, तरीके सारे हमारे पास हैं, लेकिन हम उसके बारे में बहुत ज्यादा सख्त अब नहीं रह पाएंगे। दूसरा, अब यूनिफॉर्म में एक परिवर्तन आप देख। अब यूनिफॉर्म का जो महत्व विद्यालय में है, जो एक औपचारिक शिक्षा है, वो इस इनफॉर्मल के अंदर अब पूरी तरीके से वो हट जाएगी। अब उसका महत्व नहीं रहेगा। अब लेखन के अंदर हम हिंदी संस्कृत के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं जो इन सब चीजों को सुन रहे हैं। मंजू जी यहाँ पर मुझे बहुत अच्छी तरह सुन रही हैं। मैं एक बात आपको बताऊं, मैंने वर्कशॉप के अंदर 2 साल पहले से कहना शुरू किया था, 2018-19 वाले मित्र मेरे अगर यहाँ पर बैठे हुए हो, कि हमारी स्क्रिप्ट चेंज हो रही है। आप लोगों ने उस समय मेरी बात को माना नहीं था।
जब मैंने ये कहा था कि अब हमारी जो हिंदी स्क्रिप्ट है वो रोमन में, मैं अंग्रेजी शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, में परिवर्तित हो रही है। जैसे हम लोग लिखते हैं मैं, MAI। अब जितने भी हमारे पास मॉड्यूल्स हैं जिनके माध्यम से हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बच्चे अगर मेरे से संवाद कर रहे हैं, ज्यादातर की मैं बात कर रहा हूं, अगर आप हिंदी में लिखवा रहे हैं और खुद लिख रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन अधिकतर ऐसा हो रहा है खासतौर से दक्षिण के 6 प्रदेशों में ऐसा जो मुझे बताया गया, बच्चा इंग्लिश में लिख के भेजता है, टाइप कर रहा है, भाषा हिंदी है लेकिन उसकी स्क्रिप्ट जो है वो रोमन हो रही है और धीरे धीरे इसकी स्वीकार्यता बढ़ती चली जा रही है। जब बच्चा होमवर्क लिखता है वो हम लोग क्लिक करा के उसको मंगवा लेते हैं अपने पास, या हम लोग उसको MCQs भेज रहे हैं। ये इसका नुकसान है। भाषा केवल MCQ नहीं है, उसके अतिरिक्त भी बहुत कुछ है। बच्चा अपना होमवर्क करता है, क्लिक करे मुझे, या गूगल पे अपनी मुझे कॉपी दिखा दे, या मुझे माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे अपनी कॉपी दिखा दे, या जूम पर मुझे वो दिखा देता है। मैं ऐसे ऐसे देख लेता हूँ, एक आध गलती मेरी आंखों के सामने आती है, मैं उसको बता देता हूँ। आभासी शिक्षण, मुझे आभास होता है। अब वो चेकिंग जो एक रेगुलर चेकिंग हम लोग अपनी कक्षा के अंदर करते हैं, वो चेकिंग अब नहीं है। तीसरा सबसे बड़ा परिवर्तन जो मैं देख रहा हूं आभासी शिक्षण का, वो ये कि वर्तनीगत जो समस्याएं हैं अब उनमें हम लोग ढील दे रहे हैं। मैंने पिछले 10 सालों के अंदर अपनी वर्कशॉप में आपको हमेशा, जो मेरे बड़ौदा के मित्र यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो अच्छी तरह मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, अंकलेश्वर से, जलगांव से मेरे कुछ मित्र यहाँ पर बैठे हुए हैं, शिमोगा से यहाँ पर कुछ मित्र मेरे यहाँ बैठे हुए हैं, जो ऊटी से हैं, कोयम्बटूर से हैं, जिनके मेरे पास फोन पिछले दिनों आए। अब हम वर्तनी को इतना महत्व शायद नहीं दे पा रहे, क्योंकि MCQ में भी वर्तनी कहीं नहीं है अगर आप गौर करें। और वर्णनात्मक जो हमारे विषय हिंदी के अंदर रहे हैं, वो धीरे 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 अब मुझे लगता है कि पिछले 1.5-2 महीनों में कुछ वो पीछे हुए हैं। बच्चा अगर कोई जो BA बच्चे, मेरे BA पढ़ने वाले बच्चे और MA पढ़ने वाले बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप जो अपने तैयारी कर रहे हैं, सब्सिडरी की तैयारी करते हैं, ऑप्शनल पेपर की तैयारी करते हैं, आप अपने लेख लिख के मैडम को भेजते हैं, अगर आप उनको भेज रहे हैं तो उसमें वर्तनीगत समस्याओं का, वर्तनी का इतना महत्व नहीं रहा जितना भावों का, तथ्यों का महत्व रहा है। एक बात और मैं आभासी शिक्षण के बारे में कहना चाहता हूं, और वो ये कि हमने बच्चों को सूचना से बहुत ज्यादा लाद दिया है, हमने उनको सराबोर कर दिया है। हम क्या दे सकते हैं बच्चे को एक आभासी शिक्षण में? क्या दे सकते हैं? क्या भावनाएं पहुंचा सकते हैं? सोच के देखिए। मैं महादेवी वर्मा की एक कविता मधुर मधुर मेरे दीपक जल में पढ़ा रहा हूं, या कोई और कविता पढ़ा रहा हूं, क्या यहां पर मैं बहुत ज्यादा डिजिटल रोबोट नहीं हो गया हूं? आभासी शिक्षण ने हमको रोबोट बना दिया है। अगर 30 मिनट का या 45 मिनट का पीरियड है तो उसके अंदर मैं एक रोबोट की तरह काम कर रहा हूं। जो कक्षा के अंदर मैं जाकर के काम कर रहा हूं, ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल मैं ना के बराबर कर रहा हूं, मैं पेपर में लिख करके दिखा रहा हूं उसको, या और अगर कोई माध्यम उपलब्ध है तो मैं वो लिख करके दिखा सकता हूं, लेकिन उसमें वो आनंद नहीं है। अगर मैं उनको एक कृत्रिम, एक बनावटी ब्लैक बोर्ड बना करके, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के अंदर आ जाता है, मैं लिखता हूं, वो स्क्रीन शेयर में उनको कर देता हूं, वो उसको देख लेते हैं, लेकिन मुझे बच्चों का रिएक्शन नहीं मिल पाता कि बच्चा इस टाइम मेरे बारे में क्या सोच रहा है, ये मैं नहीं जानता। ये एक आभासी शिक्षण का सबसे बड़ा नुकसान भी है जो मुझे कहना चाहिए, और गुणों के अंदर तो आगे आने वाला समय हमको बताएगा कि किस तरीके से हम लोग इस आभासी शिक्षण के शिकार हो रहे हैं, या ये एक लाभदायक स्थिति में हमको ले जा रहा है। इसके अंदर कई तथ्य ऐसे हैं जिनकी मैं चर्चा अभी आभासी शिक्षण में नहीं करूंगा, लेकिन इतना जरूर है कि आभासी शिक्षण ने हम लोगों को बहुत ज्यादा स्थितियों से बांध दिया है, हमारी शिक्षण पद्धति प्रविधियों को चेंज किया है। जहां तक नवाचार है, आप मेरे से दक्षिण भारतीय मेरे मित्र अक्सर पूछते हैं, और पंजाब के मेरे मित्र अक्सर पूछते हैं, जलंधर लुधियाना से यहाँ पर पूनम बैठी हुई हैं जो पढ़ा रही हैं, वो अक्सर पूछती हैं कि सर हम बच्चे को क्या इनोवेटिव, हम क्या करा, क्रिएटिव क्या करा सकते हैं? मैं सच बताऊं आपको, क्रिएटिविटी की बहुत ज्यादा संभावना इस आभासी जगत के माध्यम से लगभग ना के बराबर है। लोगों ने कराया है। प्राइमरी के अंदर जैसे बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं, टीचर्स यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो बच्चों को आर्ट बनवा देती हैं, वो तो बच्चा घर पे बैठ के बनवा रहे हैं, मम्मी पापा भी उसकी हेल्प कर सकते हैं। अब सोच के देखिए कौन कौन उसकी हेल्प वहां पर कर सकता है, और वो आपको क्लिक करके भेज देता है। तो क्या हमने सचमुच उनकी क्रिएटिविटी को बढ़ावा दिया? यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता है कि हम किस प्रकार, हम अगर वर्ग पहेली हिंदी के अंदर हम बच्चे को दे देते हैं, हमने दे दी, हमने उसको भेज दी, हमने अटैच कर दी, अब घर में बहुत सारे लोग हैं उसकी मदद करने के लिए,
वो क्लास वर्क नहीं हो सकता, और वो होमवर्क भी ऐसा होगा जो PHW होगा, पेरेंट होमवर्क ज्यादा होगा बनिस्बत कि वो बच्चा अपने आप उस काम को करेगा। तो इवैल्यूएशन सिस्टम आभासी जगत ने, डिजिटल वर्ल्ड ने पूरा का पूरा बदल डाला है। हमारी प्रश्न पत्र बनाने की जो प्रक्रिया है अब शायद वो नहीं रहेगी। अगर ये डिजिटल वर्ल्ड चलता रहता है तो हमें एक टाइम बाउंड MCQ टाइप प्रश्न पत्र बना करके बच्चों को देना होगा। इससे भाषा का ह्रास होगा, भाषा आगे नहीं बढ़ेगी। इससे अगर हम ये सोच रहे हैं कि भाषा का विकास हो रहा है, नहीं, वो तो एक तथ्य को जान पा रहा है। हम उसको एक इंफॉर्मेशन, एक ऐसी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, सूचना हम लोग उसको दे रहे हैं। हम क्या, जो भाषा का मूल तत्व भाव होता है, क्या हम लोग उसको उस तक ये बात पहुंचा पाए हैं? मुझे लगता है हम लोग ये बात नहीं पहुंचा पाए। आपके लिए मैंने कुछ नोट्स यहाँ पर लिखे थे मूल्य के बारे में, कि क्या ये आभासी शिक्षण मूल्य देने में सफल हो पा रहा है। अब ये मूल्य क्या है? जीवन मूल्य। बच्चे को कब सच बोलना है, कब हिंसा के मार्ग को त्याग देना है, कब साहस दिखाना है, कब दूसरे की मदद करनी है, सहायता करनी है, ये कार्य सब कहाँ हो सकते हैं और कब हो सकते हैं? सोच के देखिए। जब समाज होता है, पूरा समाज, पूरा वातावरण, पूरा घर, घर का हर लोग, विद्यालय जो 5 स्तंभ हम लोग कहते हैं कि शिक्षा के 5 स्तंभ हैं जो बच्चे को विकसित करते हैं, छात्र को विकसित करते हैं, अगर वो ही उसके पास ना हो, विद्यालय उसके पास नहीं है, टीचर अध्यापक उसके पास नहीं है, मित्र वातावरण उसके पास नहीं है, हाँ शिक्षा है सो कॉल्ड जो हम लोग दे रहे हैं। और छठा स्तंभ जो अब खड़ा हो गया है, 5वां स्तंभ हमारे पास जो हमें अब नजर आ रहा है, वो आ रहा है डिजिटल वर्ल्ड। हमें ये सोचना पड़ेगा कि पेरेंट्स और बच्चों को भी ये पता लग रहा है कि अब हम अध्यापक के बिना अगर डिजिटल वर्ल्ड पर, आभासी दुनिया पर सामग्री उपलब्ध है तो हम उससे काम चला सकते हैं। सोच के देखिए। मेरे जितने BA के छात्र यहाँ पर सेंट जोसेफ कॉलेज के यहाँ पर महिला महाविद्यालय के बैठे हुए हैं, अब आप सोचिए कि हर चीज जो टीचर आपको अलंकार पढ़ा रही है, मान लीजिए मेला आंचल आपको पढ़ाया जा रहा है, कोई भी आपको उपन्यास पढ़ाया जा रहा है, उसकी PPT या उसकी पिक्चर या उसका वीडियो या उसका एनिमेशन वो उपलब्ध है। तो आप क्या सोचेंगे कि मैं विद्यालय जाऊं? विद्यालय या महाविद्यालय आप इसलिए जाएंगे अगर वहां पर अटेंडेंस होगी। तो जब आपको ये पता लग जाएगा, आपके पास एक लॉजिक है कि बस सर मैं वो तो डिजिटल, सर मैं घर जाके प्लीज शाम को 4 से 5 आप 1 घंटा आ जाइएगा, हम इस टॉपिक को डिस्कस कर लेंगे। अब आपके सामने रास्ते खुल गए हैं, एक नया रास्ता जिसको स्कूलों ने, कॉलेजेस ने, यूनिवर्सिटीज ने शायद पहले बंद कर रखा था। विदेशों में ये था। शुक्ला जी यहाँ पर बैठे हुए, मुझे अच्छी तरह, पोलैंड में वर्सोवा यूनिवर्सिटी के अंदर वो हेड है, वो देख रहे हैं इस चीज को, समझ रहे हैं। वहां पर ये चीज पहले से थी। मैम बुल्गारिया होके आई हुई है, लेकिन हमारे में अब एक पिटारा, ये जिन्न जिसे मैं कहता हूं आभासी वर्ड, जिसको कृत्रिम बौद्धिकता भी कही जा सकती है, ये बाहर आ चुका है। और इसको अब अंदर डालना, बोतल के अंदर बंद करना बहुत बहुत मुश्किल होगा। याद रखिएगा, अब ये चीजें सबकी समझ में आ गई हैं कि अगर बच्चा छुट्टी कर रहा है, टीचर नहीं आ रहा है, तो 1-2 दिन बाद शाम को कभी भी कोई भी टाइम फिक्स किया जा सकता है बैठकर। इससे मूल्यों का ह्रास हुआ है। जिन मूल्यों की चर्चा हम लोग करते हैं कि एक बच्चे के अंदर हम ये विकसित करना चाहते हैं, बच्चा झूठ बोलना कहाँ या सच बोलना कहाँ, वो उसको एक वातावरण चाहिए, उसे समाज चाहिए, उसे लोग चाहिए जिनके साथ रह के वो कई चीजें सीखता है। उठना बैठना, तहजीब, खाना पीना, ये बच्चा कहाँ सीखता है? सोच के देखिए। अगर समाज ही नहीं हुआ, वातावरण ही नहीं हुआ, आज वो आइसोलेशन में है, आज बच्चा अकेले बैठा हुआ है, मित्र उसके पास नहीं है, वो मित्रता क्या सीखेगा? मित्र नहीं है। स्नेह, कोई रिश्तेदार घर में आ नहीं रहा है, वो स्नेह, प्रेम, अपनत्व भाव से परिचित कैसे होगा? वो नहीं होगा। खेल का भाव, खेल में जो अपनत्व की भाव, त्याग की भाव, एक स्वीकार्य का भाव खेल के अंदर होता है। आज बच्चा क्या खेल रहा है? हम उसको क्या प्रेरित कर रहे हैं खेलने के लिए? मूल्य कहाँ है उसके पास खेलने के? वो नहीं होगा। मूल्य उसको बिल्कुल भी नहीं मिल रहे हैं। मूल्यों का घर के घर वालों के साथ बैठ करके इसका लाभ एक हुआ है। एक मूल्य उसको है परस्पर सहयोग, कि घर के अंदर आज जेंडर बायस जिसकी चर्चा बड़े बड़े विद्वान लोग करते हैं
कि लैंगिक भेद जो था वो आज लगभग पिछले 1.5-2 महीनों के अंदर बहुत घरों के अंदर वो मिट गया है। आज मर्द कपड़े धो रहे हैं, बर्तन मांज रहे हैं, सफाई कर रहे हैं घरों की, वीडियो डाल रहे हैं, गर्व का विषय है। हमने कल सचिन का देखा, सचिन अपने बेटे के बाल काट रहा है। स्थिति देखिए, हम अकल्पनीय है। कोई माली घर में नहीं आ रहा तो वो पौधों को पानी दे रहे हैं, काट छांट कर रहे हैं, जितने भी हमारे अभिनेता अभिनेत्री हैं। तो आज लैंगिकता जो थी, एक जेंडर बायस जो चीज हुई जाती थी, आज वो चीज वो गल गई है, मिल गई है, वो नजर नहीं आ रही है कि ये काम इन्हीं का है। नहीं, हम वीडियोस देख रहे हैं व्हाट्सएप पर और अदरवाइज भी कि आज पुरुष वर्ग रसोई में खड़ा है और भोजन बना रहा है। सोच के देखिए स्थिति क्या है। तो ये एक अच्छाई भी है कि इस कोरोना की वजह से जो भी चीजें बंद हुई हैं, इस डिजिटल वर्ल्ड की वजह से, शिक्षण की वजह से बहुत सारी चीजें परिवर्तित हो गई हैं, बदल गई हैं, एक बदले रूप में हमारे सामने आ रही हैं और अब हम उनको स्वीकार्य भाव से ले रहे हैं। तो ये एक डिजिटल वर्ल्ड ने हम लोगों को बहुत अच्छी तरह सिखाया है और मुझे लगता है हमें कुछ नियमों को आगे आने वाले टाइम में बदलना होगा। हमें शांत बैठना सीखना होगा, जो इस कोरोना ने हमको शांत बैठना सिखाया है। अगर शांत हम लोग घर के अंदर, कि घर के अंदर भी हम लोग खुश रह सकते हैं। इस डिजिटल वर्ल्ड का नुकसान ये भी है कि पापा भी अगर घर के अंदर घर से वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, मदर भी कर रही हैं, बड़ा भाई बहन भी कर रहे हैं, तो घर के अंदर हमको 4 इक्विपमेंट्स चाहिए करने के लिए। ये एक स्थिति है, बड़ी विचित्र स्थिति है। हर एक को एक अपना कंप्यूटर, अपना लैपटॉप, अपनी चीजें चाहिए, तब जाके वो ये कर पाएगा। उसने ये भी हमको सिखाया है कि किस तरीके से एक अपना संसार भी हमारा बनता जा रहा है। तो जीवन मूल्य में एक अपना संसार, जहां एक बच्चा अपने एक मित्र के साथ बैठा हुआ, चाहे वो फेसबुक पे बैठा है, व्हाट्सएप पे बैठा है या और जितने भी माध्यम हैं, वो उनसे बात कर रहा है। वो मिल नहीं पा रहा है, बात कर रहा है। हम देख रहे हैं कि शादी में 20 लोग जाएंगे, कहाँ हमारे यहाँ होड़ लगती थी कि 500 लोग आएंगे, 1000 लोग आएंगे। आज मरने पे भी नहीं जाया जा सकता। ये डिजिटल वर्ल्ड की अपनी सीमाएं हैं जिनको हमें मानना पड़ेगा और उस स्तर तक हमें, तो जीवन मूल्यों का ह्रास निश्चित रूप से इस डिजिटल वर्ल्ड ने किया है और किस तरीके से इसकी भरपाई, जब तक बच्चा समाज में एक भीड़ में, भीड़ शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, एक भीड़ में वो नहीं रहेगा, लोगों के साथ नहीं रहेगा, तो कई चीजें वो नहीं सीख सकता। ये बड़ी गहरी बात मैंने आप लोगों से कही है। कई चीजें हम लोग भीड़ में सीखते हैं। भीड़, कक्षा 40 बच्चे, हम अपने स्टाफ रूम में अगर बैठे हुए हैं अपने वर्ग, अपने अध्यापकों के साथ 20, 22, 25, उनसे हम बहुत चीजें सीख रहे हैं। अपने खाने पीने, चलने, कपड़े पहनने की आदतें। मुझसे कहा गया, कल ही बात हो रही थी एक अध्यापिका से कि सर हमारे कपड़े तो बिल्कुल अलमारी के अंदर टंगे हुए हैं, हम घर के अंदर बिल्कुल नॉर्मल कपड़े जो पहनते हैं वो पहन के घूम रहे हैं। बात बिल्कुल सच है। प्रेस होनी बंद हो गई कपड़ों में, क्योंकि प्रेस के कपड़े हम लोग पहन नहीं रहे, क्योंकि कहीं हम लोग जा नहीं रहे। तो जीवन मूल्य ने हमको बाहरी रूप से भी बदला है, गौर कीजिएगा, और भीतर रूप से तो हम लोगों को वो खोखला कर ही रहा है। हम बहुत जल्द बाहर जाना चाहते हैं। बाहर क्यों जाना चाहते हैं? क्योंकि एनवायरमेंट से भी, वातावरण से भी हम लोग बहुत सारी चीजों को सीखते हैं। ये वातावरण हमें बहुत कुछ सिखाता है। वातावरण का अभिप्राय है कि जो विद्यालय में बच्चे के लिए है, हमारे लिए घर, हमारे मित्रों के लिए है, हमारे लिए शनिवार इतवार को कहीं बाहर जाना है, लोगों को देखना है, उनके परिधान को देख करके समझना है कि लेटेस्ट फैशन क्या है, ये हमें जानना है। हमें रेस्टोरेंट के अंदर क्या कुछ नया है, ये हमें, तो नहीं। तो विकास यात्रा भी इस आभासी जगत में, मुझे लगता है कि किसी ना किसी रूप में, मैं बड़ी उथली बातें कर रहा हूं गहराई के अंदर, तो फिर कभी, कि इन सब चीजों में उसने ब्रेक लगाई है हमें। हमारी आर्थिक व्यंजनी चट्टान, जो तुम कब जाओगे अतिथि के अंदर लेकर कहते हैं, जोशी जी कहते हैं, वो हमारी सीमाएं हमारे सामने आई हैं। हमने आपको संकुचित हमने किया है। पिछले दिनों हमने सोना नहीं खरीदा, चांदी नहीं खरीदी, प्रॉपर्टी में हमने इन्वेस्ट नहीं किया, हम किसी रेस्टोरेंट में खाने के लिए नहीं गए, कोई अच्छी नई ड्रेस नहीं हमने खरीदी। आभासी जगत ये जो है, हमारे रहने के तरीकों को, हमारे जीवन मूल्यों को उसने बहुत कुछ बदल डाला है। और एक बच्चे की मानसिकता, बच्चों के सामने ये एक इतिहास बन रहा है, हमें ये इतिहास होता हुआ देख रहे हैं। और बच्चे की मानसिकता, उसके मनोविज्ञान पर बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है। एक तो हमारा ये डिजिटल लर्निंग, ऑनलाइन लर्निंग जो हम बच्चों को सिखाने जा रहे हैं, मैं इसका बहुत ज्यादा पक्षधर बिल्कुल नहीं हूं।
आप भी शायद नहीं होंगे। आज अपने इस लेक्चर के माध्यम से मैं ये कह देना चाहता हूं, ये हमारी परंपरागत तकनीक को, हमारे परंपरागत पठन पाठन को ये रिप्लेस नहीं कर सकता। ये कुछ दिन का जुगाड़ तो हो सकता है, कुछ दिन तक तो हम बच्चों तक पहुंच सकते हैं, लेकिन इसको हम हमेशा के लिए स्थायी बना दें तो मुझे नहीं लगता। तो हम बहुत पीछे चले जाएंगे। हमारी भारतीय संस्कृति, जिसको हम लोग ये कहते हैं कि हमारा मुख्य उद्देश्य संपूर्ण सर्वांग विकास करना है, वो सर्वांग विकास मुझे नहीं लगता कि इन माध्यमों से वो हो पाएगा। आज पुस्तक नहीं रह गई। आज बच्चा सामने लेसन को देखता है तो पुस्तक को जो हम लोग महसूस करते हैं, जो हम एक पन्ना पलटते हैं, उसकी जो एक खुशबू हमारे हम तक पहुंचती है, हम उन अक्षरों को जो छूते हैं, उनको हम टच करते हैं, उनके साथ हम खेलते हैं, वो अब नहीं हो पा रहा। अब वो आता है, एक टक से वो चीज गायब हो जाती है। पुस्तक हमारे पास हमेशा रहती है, तो इसने हमें पुस्तकों से दूर किया है, एनिमेशन में उलझा दिया है। आभासी जगत ने हमारा जो कौशल है, उस कौशल को बहुत सीमित करने का प्रयास हमारा ये आभासी जगत कर रहा है। हमारे कौशल विकसित कैसे हो पाएंगे अगर मानव से बातचीत ना हो, मनुष्य जाति अलग हम टुकड़ों में, इकाइयों में बढ़ जाएं, तो जो समवेत भावना है वो कहां से आएगी? शास्त्रों के अंदर जिस चीज को कहा गया कि हमें संगच्छध्वम, मिल करके आगे बढ़ना है, चरे वेति, चले जाना है, हम तो रुक गए हैं। ये दोनों चीजें वेदों के अंदर कही गई, उपनिषदों के अंदर कही गई, वो आज ये आभासी जगत उसको रोक रहा है। हमें अपने कौशलों को रुकने नहीं देना है। भाषाई कौशल यही है कि किसी न किसी रूप से हम अपने छात्रों के साथ बने रहें, एक संवाद कायम करते रहें, और जितने यहाँ पर बड़े छात्र जो कि BA MA के पढ़ने वाले लोग हैं, जो बैठे हुए हैं, जो 11th 12th के अध्यापक पढ़ाने वाले यहाँ पर हैं, जो BEd के छात्र हैं, MEd के हैं, कई इंस्टीट्यूट यहाँ पर BEd MEd के बच्चे भी मेरे से जुड़े हुए हैं, CI के कई लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, गुरुकुल के कई लोग यहाँ पर हैं जो मुझे बहुत अच्छी तरह सुन रहे हैं, जान रहे हैं, जिनसे बातचीत मेरी हुई। मेरा आपसे ये कहना है, आभासी जगत को परमानेंट ना माने, इसको स्थायी ना माने। ये बहुत साल 2 साल, इस लंबे जीवन काल में कोई महत्व नहीं रखता। अगर ये चीज साल 2 साल भी रहती है तो ये आएगी, चली जाएगी, लेकिन अपनी छाप जरूर छोड़ के जाएगी। हमारी मानसिकता को बदलेगी जरूर। हमारा सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ने का तरीका बदल जाएगा। पढ़ रहे हैं स्क्रीन पर, लिख रहे हैं कीज पर। बच्चा लिख नहीं रहा है, वो तो होमवर्क जो हम दे रहे हैं तो वो हमें लिख करके दे रहा है। तो ये ढूंढना, आजकल गूगल बाबा बैठे हुए हैं, उस पर सारी चीजें ढूंढी जा रही। तो स्किल्स में परिवर्तन आ रहा है। अवलोकन, बच्चा सिर्फ स्क्रीन को देख रहा है। विद्यालय में मॉडल बना के हम लोग लाते हैं, चार्ट लिखवाते हैं, ग्लोब हम लोग करवाते हैं, स्ट्रिप्स हम लोग बच्चे के ऊपर बनवाते हैं, फीतियों का हम लोग निर्माण करवाते हैं। आप जानते हैं इतना काम करवाया जा रहा है। चित्रकला में हम लोग बनवाते हैं, मूर्ति कला। अब ना मूर्ति कला है, ना चित्रकला है। संगीत, टीचर यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो तार उनको सिखा रहे हैं, लेकिन क्या तैरना, क्या स्विमिंग हम लोग यहाँ से सीख सकते हैं? हम बता सकते हैं, सिखा नहीं सकते। मैं हाथ ऐसे स्विमिंग चलाओ तो क्या मुझे स्विमिंग आ जाएगी? निश्चित रूप से नहीं आएगी। मैं पायलट तैयार स्क्रीन पे बैठ के नहीं कर सकता। पायलट बनाने के लिए मुझे जहाज का हैंडल उसके हाथ में देना ही होगा। मैं कार चलाना यहाँ पर बैठ के 15 दिन में तुम्हें लेसन करा दूंगा, तुम्हें कार चलानी आ जाएगी? क्या आ जाएगी? नहीं आएगी। तो मित्रों, कौशल और एक आभासी जगत, डिजिटल लर्निंग जिसे हम लोग कहते हैं, एक संसार है वो, जिसने पूरी दुनिया को इस समय अपने कब्जे में कर रखा है। डेटा इतना मुश्किल से मिलता है, इंटरनेट की स्पीड हमको नहीं मिल पा रही, क्योंकि पूरी दुनिया उसको किसी ना किसी रूप में इस्तेमाल करती है। हाँ, उसकी आवश्यकता है, हम नकार नहीं सकते। अगर आज ये जीवन में अगर ये ना होता, कल्पना कीजिए हम लोग 20-30 साल पहले चले जाएं, स्कूलों की क्या हालत होती, कॉलेजेस की क्या हालत होती, क्या आपस में हम एक दूसरे से जुड़ पाते, बात कर पाते? नहीं कर पाते। ये इसी की देन है जिस माध्यम से आप मुझे सुन रहे हैं। मित्रों, आपने मुझे सुना, मैं बहुत कुछ कह भी सकता हूँ, बहुत सीमित समय मुझे दिया गया। उन्होंने कहा, मैं चाहूंगा आपके जो भी प्रश्न हो वो आप टाइप करके, मैं लिखकर शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, आप मुझे भेजें। आप सब मेरे साथ व्हाट्सएप पे किसी ना किसी रूप से जुड़े हुए हैं। जितने भी हमारे यहाँ पर छात्र बैठे हुए हैं जो आगे टीचर बनने वाले हैं या किसी और फील्ड, एडिटिंग में जाएंगे या न्यूज़पेपर में जाएंगे, मैं चाहूंगा आप लोग भी व्हाट्सएप के माध्यम से मेरे से जुड़ जाएं। मैं अपना नंबर यहाँ पर दे रहा हूं,
उस नंबर पर आप अपनी पूरी डिटेल मुझे लिख करके भेजें, और अब आप क्या जीवन में बनना चाहते हैं, करना चाहते हैं, आपके क्या विचार हिंदी को लेकर के हैं, हिंदी में कुछ अगर आपकी दुविधाएं हैं, वो सारी चीज आप मुझे लिख करके भेजें। मैं आपकी पूरी कोशिश करूंगा किताबशाला के माध्यम से कि वो उन चीजों का मैं आपको समाधान आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। भाषा का गौरव है, याद रखिएगा, मरते दम तक भाषा हमारे साथ रहती है, कुछ और रहे ना रहे। प्रांतीय भाषाएं, चाहे वो तेलुगु हो, तमिल हो, कन्नड़ हो, मलयालम हो, मराठी हो, बांग्ला हो, गुजराती हो, इन सब का महत्व है। ये मातृभाषाएं हैं आपकी, आप इनके अंदर जिए हैं, आपने इनके अंदर सांस लिया है, आप पले हैं, आप बड़े हुए हैं। हमारा देश 3 भाषाओं के बिना नहीं रह सकता, याद रखिएगा। अंग्रेजी वैश्विक आवश्यकता है, हिंदी संपर्क भाषा है, और मातृभाषा जो आपकी है। मुझे लगता है हम इन झगड़ों से अगर बाहर निकलकर अपनी तीनों भाषाओं के अंदर अपने कौशल को विकसित करें, एक एक की जिम्मेदारी ले लें समाज में और उसके कौशल को विकसित करें, तो अपने देश को भी हम लोग आगे ले चलेंगे, और हम अपने जो भाषा हम लोग पढ़ा रहे हैं उसको भी हम लोग आगे ले जाएंगे। ये भी हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा मूल्य है। खुद पढ़कर आगे बढ़ना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अपने साथ औरों को ले चलना ये एक बहुत बड़ी बात है। जैसे गांधी जी थे, गांधी जी क्या किया करते थे, वो नीचे नहीं उतरते थे लोगों के स्तर पर, वो लोगों को अपने लेवल पर लाते थे। वो अनशन करके बैठ जाते थे, लोग चिंतित होते थे कि गांधी जी के कई प्राण संकट में ना आ जाएं, वो उनको मनाते थे, वो उस लेवल तक लाते थे कि तुम अहिंसा छोड़ो वरना मैं नहीं खाऊंगा। तो लोगों को उनके लेवल तक आना पड़ता था। ये कोशिश थोड़ी सी मेरी भी है, लेकिन सहयोग मुझे आपका इसके अंदर चाहिए। मैं आपको अपने साथ लेकर के चलना चाहता हूं। जितने भी विद्यार्थी, मुझे बताया गया कि लगभग 150 से 200 विद्यार्थी इस समय मुझे सुन रहे हैं जो BA, B.Ed, MA, M.Ed के हैं, सिर्फ विशाखापट्टनम के अंदर ही। मेरा आपसे निवेदन है, भाषा को अपना संबल बनाइए, भाषा को अपना आधार बनाइए, अपनी मातृभाषा की न केवल रक्षा करिए, उसकी इज्जत पहले करिए, उसकी इज्जत पहले करिए, लेकिन दूसरी भाषाओं को साथ ले। ये कौशल है। जिस तरीके से मैं देखता हूं कि सिस्टर शाइनी PD ने परमिशन दी, और उसके बाद डॉक्टर PK जयलक्ष्मी जी ने इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया। पिछले दिनों भी उन्होंने मेरी किताब का विमोचन अपने वाइजैक के अंदर किया था। निर्मला जी भी वाइजैक से उनके साथ थी वहां पर, और हिंदी के अध्यापक थे। एक ऐसे प्रांत में जहां की भाषा हिंदी नहीं है, हिंदी के लिए इतना कार्य करना, जयलक्ष्मी जी मैं आपका हृदय से आभार प्रकट करता हूं। जिस तरीके से आप हिंदी के लिए लगी हुई हैं, जब भी मैंने आपको फोन किया आपने तुरंत उस फोन को उठाया, और मुझे तो मन में ये होता था इस समय आप आराम कर रही होंगी, इस समय आप व्यस्त होंगी, किस तरह आपने वो पोस्टर बनवाया पूरा, किस तरीके से इस ब्रोशर को बनवाया, लिंक नहीं आ रहा था वो आपने लिंक इसके अंदर डलवाया, कितनी मेहनत आपने की। मैं जितना आपका धन्यवाद दूं, जितना मैं आपके महाविद्यालय का धन्यवाद दूं, प्रिंसिपल का धन्यवाद दूं, आपके साथ जो एक टीचर और सदिति का मैं आपको धन्यवाद दूं, और जितने भी लोग आपके कार्यालय के अंदर हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपना योगदान दिया, मैं आपका हृदय से आभार प्रकट करता हूं। और आप लोगों को मैं सूचना भी दूं, बहुत जल्दी डॉक्टर लक्ष्मी एक अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार करने जा रही हैं, एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, जहां पर विदेशों से हिंदी के विद्वान होंगे और हम उनसे अपनी जिज्ञासाएं भी पूछ सकेंगे। ये कार्यक्रम तो YouTube पे डाल दिया गया क्योंकि कुछ तकनीकी समस्याएं आ रही थी वहां पर, लेकिन अगले कार्यक्रम को मैंने आग्रह किया है कि हम इस तरह से कर पाएं, जूम पर कर पाएं, ताकि हमारी आपस में चर्चा भी हो पाए। तो ये जयलक्ष्मी जी और इनका पूरा विभाग मिलकर के इस कार्य को अगर देखे तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा रहेगा कि अगर एक वार्तालाप आपस में हो और ये कार्यक्रम किसी एक निष्कर्ष पर भी पहुंचे। तो मित्रों, अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मुझे लगता है कि मैंने कुछ बातों तक को आप तक पहुंचाया होगा। अपने डिजिटल स्किल्स को डेवलप कीजिए। अब ये हमारा एक अगला बिंदु रहेगा, किस तरीके से प्रश्न पत्र बनाना है, किस तरीके से बच्चों के सामने हमें आना है। काफी चीजें आप लोग जान चुके होंगे, लेकिन प्रश्न पत्र और उनकी परीक्षा लेने में हमारे सामने एक समस्या आ रही है कि हम लोग किस तरीके से बच्चों को वर्णनात्मक लिखवाएं, प्रश्नोत्तर लिखवाएं। MCQ तो हर चीज नहीं है, तो उसका भी कोई ना कोई हल एक ऐसा हमारे सामने हल है हमारे पास, ऐसा नहीं है। लेकिन क्या है कि अब तक हमारी डायरेक्ट पहुंच या एक ऐसी जो एक इजी पहुंच जिसे हम लोग कहते हैं, वो उन तक नहीं हो पाई है। बहुत जल्दी होगी और आप बहुत अच्छी क्रिएटिविटी मुझ तक पहुंचा रहे हैं। नई आप वीडियोस बना रहे हैं, आप डिजिटल चीजें मेरे पास एनिमेशन बना के भेज रहे हैं, आप प्रेजेंटेशंस बना के भेज रहे हैं। ये हमें ही काम करना है।
मेरा काम किताबशाला के माध्यम से उसको पूरे विश्व तक पहुंचाना है। नई नई चीजें क्रिएट करिए, मिल करके बनाइए। अब मैंने आप लोगों को एक रूप में जोड़ दिया है, सब लोगों को मैंने जोड़ दिया है। बहुत अच्छा आप लोग काम कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि डॉक्टर लक्ष्मी आप इसकी पुरोधा बने दक्षिण में, इसकी मशाल को अपने हाथ में थामें और हिंदी को आगे लेकर के चलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। आप लोगों ने मुझे सुना। कोई गलत मैंने कुछ त्रुटि की हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। नमस्कार। शिक्षक चिर प्रभावी है, वह कभी बता नहीं सकता कि उसका प्रभाव कहाँ समाप्त होगा। साथियों, संत जोसेफ महिला महाविद्यालय विशाखापट्टनम द्वारा विभिन्न माध्यमों से भाषा कौशल विकास, आभासी शिक्षण और मूल्य विषय पर आयोजित एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार में प्रमुख भाषाविद और शिक्षा सलाहकार डॉक्टर प्रदीप कुमार जैन, नई दिल्ली ने ऑनलाइन टीचिंग, डिजिटल लर्निंग, शिक्षण में मानव मूल्यों की आवश्यकता और संप्रेषण कौशल की वृद्धि आदि मुद्दों पर अपने बहुमूल्य सत्परामर्शों से प्रेरक वक्तव्य दिया। यकीन है कि सभी प्रतिभागी इससे पर्याप्त लाभान्वित होंगे। धन्यवाद महोदय। ऐसा कहा जाता है कि शिक्षक वे हैं जो आपको प्रेरित करते हैं, आपका मनोरंजन करते हैं और आप कुछ न जानते हुए भी बहुत कुछ सीख जाते हैं। यह नितांत सत्य है। डॉक्टर प्रदीप कुमार जैन ने ऐसा महत्वपूर्ण प्रसंग दिया जिससे श्रोता एवं दर्शक अभिभूत हो गए। सर, अपनी व्यस्तता के बावजूद अपना बहुमूल्य समय निकालकर अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार में आपकी गरिमामयी उपस्थिति हेतु मैं अपनी ओर से और हमारे महाविद्यालय संत जोसेफ महिला महाविद्यालय की ओर से आपका हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर पीके जैन जी। अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार आयोजित करने हेतु अनुमति देकर प्रोत्साहन देने के लिए हमारे महाविद्यालय के मैनेजमेंट के प्रति तथा प्रिंसिपल और करस्पॉन्डेंट डॉक्टर सिस्टर शाइजी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हूँ। थैंक यू सिस्टर। साथ ही अपनी विशेष तकनीकी सहकारिता के लिए हमारे महाविद्यालय के वेब मास्टर श्री वीएन श्रीनिवास को धन्यवाद देती हूँ। अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार में सप्रेम एवं सक्रिय भागीदारी लेने हेतु देश विदेश के यानी भारत के सभी राज्यों के साथ साथ यूरोप, यूएई, यूएसए और सिंगापुर के सारे उत्साही प्रतिभागियों और मेरे प्रिय साथियों तथा मेरे YouTube चैनल के दर्शकों का शुक्रिया अदा करना मैं अपना परम कर्तव्य मानती हूँ। मित्रों, आप सबके अपार स्नेह की वजह से यह अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार सफल हो गया है। इस अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार के सफल आयोजन में मेरी सहयोगी डॉक्टर एस दीप्ति के साथ प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से जुड़े सभी हितैषियों को धन्यवाद देती हूँ। अंत में और एक बार आप सभी का शुक्रिया अदा करती हूँ। अगले महीने और एक अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार करने का संकल्प है। जुड़े रहिएगा, फिर मिलेंगे। अलविदा।